नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। नए दिन की शुरुआत करते हैं वापस। पिछली कक्षा में अपने जो भी पढ़ा न्याय के बारे में, उसे नेक्स्ट था अपना जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। अब जब जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत पढ़ते हैं तो आपने ये भी एक आधुनिक राजनीतिज्ञ है, राजनीतिक चिंतक कह सकते हैं। तो इन्होंने जो भी विचार दिए थे, अपन ने पहले भी आधुनिक न्याय सिद्धांत के अंदर बेंथम को पढ़ा, जेएस मिल को पढ़ा और डेविड ह्यूम को पढ़ा था। उन्होंने जो न्याय की परिभाषा दी थी वो समकालीन राजनीतिक उन्हीं का है, ये जॉन रॉल्स। तो ये जॉन रॉल्स पहले देखते हैं कि ये कहाँ से थे। तो ये अमेरिका के थे, और दूसरी बात, इन्होंने जो भी न्याय की परिभाषा दी थी तो किस विचारधारा से संबंधित रखते थे, या इनका जो संबंध था वो किस विचारधारा से था। तो अपन कह सकते हैं कि ये खुद समतावादी थे। और समतावादी किस में आते हैं? अनौपचारिक, सकारात्मक। तो ये समतावादी राजनीतिज्ञ थे। और इसके बाद जॉन रॉल्स की बात करें तो जॉन रॉल्स ज्यादातर प्रभावित होते हैं न्याय के सिद्धांत में, तो वो होते हैं कांट और लॉक से। कांट और लॉक से प्रभावित होते हैं। और इनकी एक पुस्तक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस ये 1971 के अंदर लिखी गई थी, 71 के अंदर लिखी गई थी। और इसमें इन्होंने जो न्याय सिद्धांत दिया था तो वो आधुनिक दृष्टि से वर्तमान युग को देखते हुए सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इस बुक के अंदर आधुनिक दृष्टि से सामाजिक न्याय की बात करते हैं। पहली बात, जॉन रॉल्स कहाँ के थे? अमेरिका के थे। किस विचारधारा से संबंधित थे? समतावादी थे। और किन लोगों से प्रभावित थे? तो कांट से प्रभावित थे और दूसरे लॉक से प्रभावित थे। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 के अंदर लिखी गई थी। इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आधुनिक दृष्टिकोण में सामाजिक न्याय की व्याख्या की। और ये व्याख्या की है तो किन से प्रभावित थे? कांट और लॉक से। अब कांट से प्रभावित थे। कांट का एक नियम था फल निरपेक्षतावाद। फल निरपेक्षतावाद, या फिर इसको एक और नाम है कठोरतावाद भी कह सकते हैं। फल निरपेक्षतावाद या कठोरतावाद इनसे प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि जो नैतिक नियम बनाए जाते हैं प्रकृति के द्वारा, जो हम नैतिक नियमों को अपनाते हैं, उन नैतिक नियमों का जो पालन किया जाता है वो कठोरता से किया जाना चाहिए। नैतिक नियमों का पालन
कठोरता से होना चाहिए। अब जो आगे ये लोभ से प्रभावित होते हैं और न्याय की मूल स्थिति की संकल्पना देते हैं, और इसी को क्लास 12th की जो बुक है उसमें पढ़ा जाता है, और ये थोड़े बड़े लेवल पर पढ़ा जाता है। अब जो मूल स्थिति की संकल्पना है, इसके अंदर एक तो अपन पढ़ेंगे अज्ञानता का पर्दा। अज्ञानता का पर्दा। फिर आपकी बुक में दे रखे हैं कि जो अपने जॉन रॉल्स हैं वो नैतिक सिद्धांतों के आधार पर न्याय को दो भागों में बांटता है। वो दो भागों में कैसे बांटेगा वो बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इसी को समझेंगे। इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और एक व्यक्ति का नाम आएगा बेंथम। उनसे जॉन रॉल्स का क्या कनेक्शन है वो भी बाद में देखते हैं, लेकिन जॉन रॉल्स सामाजिक समझौते के अंदर बात करेगा तो सबसे पहले एक ही सामाजिक न्याय के अंदर सबसे पहले बात करेंगे तो वो योग्यता को पहले कहेगा, फिर वो बात करेगा आरक्षण। लेकिन इन दोनों में अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ये ज्यादा महत्व इसको देगा। एक बात याद रखना, ज्यादा महत्व इसको देता है, लेकिन योग्यता की भी बात करता है। अब आगे देखते हैं अज्ञानता का पर्दा क्या होता है। अज्ञानता का पर्दे का मतलब सीधी सीधी बात है कि एक व्यक्ति है, समाज के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति इस तरफ है, दूसरा व्यक्ति इस पर्दे की इस तरफ है। अब इन दोनों को पता नहीं है कि इस पर्दे के पीछे कौन है, और न ही इसको पता है कि इस पर्दे के पीछे कौन है। जब पीछे किसी को पता ही नहीं है तो वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे समाज के अंदर रहकर। जब ये क्षमता के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, किसी बिना भय के करते हैं, सही बिना किसी भेदभाव के, न तो इनको पता है कि आगे जाकर इनका फल क्या होने वाला है, और न ही इनको पता है, और वो इक्वल कार्य करते रहते हैं। तो इसी को ही अपन कहते हैं कि अज्ञानता का पर्दा। अर्थात कह सकते हैं कि जो दुनिया के अंदर ये भौतिकवादी छल कपट है, इनका इसको ज्ञान ही नहीं होता है, और ये व्यक्ति निरंतर योग्यता के अकॉर्डिंग कार्य करते रहते हैं। इनका नीचे आगे आने वाले समय में उनका परिणाम क्या होगा उनको पता नहीं रहता है, और ये अपने फल की इच्छा न किए बिना कर्म करते रहते। तो ये भौतिकवादी छल कपट से दूर रहते हैं और वो कार्य करते हैं, उसी को कहते हैं अज्ञानता का पर्दा। अब आगे है अपन और देखते हैं, तो और देखेंगे इसमें। तो फिर व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे के पीछे रहते हुए कार्य करेगा तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से नैतिक व्यक्ति कहलाएगा, अर्थात वो नैतिकता के बंधन में बंधे रहेंगे। नैतिकता के बंधन में बंधे रहेंगे तो पहला पॉइंट ये, दूसरा लिखते हैं ये, नैतिकता के बंधन में बंधे रहेंगे और न्याय के नियम बनाएंगे। पहले तो व्यक्ति को पता ही नहीं है, व्यक्ति नैतिक होता है, दयालु होता है, उसके बाद प्रेम, सद्भावना, भाईचारा वो सभी रहता है। तो कहते हैं कि जो भी न्याय बनेंगे, न्याय के नियम बनाए जाएंगे, वो नैतिकता पर आधारित होंगे। अब फिर आगे बात करेगा कि नैतिकता के नियमों के बाद
जो भी नियम बनाए जाएंगे तो सीधी सीधी बात है, व्यक्ति के पास एक गुण होता है विवेकशील। व्यक्ति विवेकशील तो होंगे, और विवेकशील होंगे अर्थात ये है कि व्यक्ति को धन का या अर्थ का छोटा मोटा ज्ञान होगा, छोटा मोटा ज्ञान होगा। ज्यादा इन्हीं को कोई जब जमेले वाली बात है नहीं कि ज्यादा उनको ज्ञान रहेगा, लेकिन थोड़ा मोटा अर्थ का ज्ञान उनको रहता है, और उन्हें ये पता चलता है कि ये हानि है, ये काम करने से ये लाभ है, या फिर ये करने से हमें इतना बेनिफिट होता है, बस इतना पता रहता है, लेकिन ज्यादा कुछ इनको पता रहता नहीं है। उसको कहते हैं कि जब व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति अज्ञानी था, अज्ञानी होने के बाद में उसने परिवार में रहना शुरू किया, तो परिवार में रहते रहते उसने परिवार के जो नियम थे उनको समझना शुरू किया, और परिवार में जो बातें चल रही थी उनको मानता था, अर्थात व्यक्ति नैतिक था। अब जब थोड़ा बड़ा हो जाता है व्यक्ति या बच्चा, तो 18 साल का होते ही वो समझने लग जाता है कि मुझे घर में रहने से क्या फायदा है, बाहर कोचिंग करने से क्या फायदा है, स्कूल जाने से क्या फायदा हुआ, तो उसको बोलते हैं छोटा मोटा ज्ञान प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को। व्यक्ति थोड़ा विवेकशील बन जाता है, और फिर वो विवेकशील व्यक्ति विवेकशीलता के आधार पर ही न्याय के नियम बनाता रहेगा। जैसे आप भी देखते हैं अपने घरों में व्यक्ति होते हैं, आप जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, जब पैदा हुए थे, तब आपको किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं था। जब आप थोड़े बड़े हो गए, स्कूल में जाने लगे, स्कूल जाने से जो पहले की जो अवस्था थी, 5 साल तक आप आए स्कूल के अंदर, वो अवस्था नैतिकता के आधार पर आप आ रहे थे, आप घर वालों ही को ही सब कुछ मान रहे थे, आप दूसरों के प्रति दया भाव वगैरह जो भी रखते थे, वो ये अवस्था थी। जब आप क्लास 12th पास करके बीए करने लग जाते हैं, तो आपको थोड़ा मोटा ज्ञान हो ही जाता है पढ़ाई का, और आप ज्ञानी तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन ज्ञानी बनने की कोशिश जरूर करते हैं। फिर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नियम बनाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हमारे परिवार में जो पापा जी कहते हैं, हमें डांटते हैं, ये गलत है। हमारे दादाजी जो डांटते हैं वो गलत है। तो ये बातें आप यहाँ सीख जाते हैं, लेकिन ज्यादा जानकारी आपको होती नहीं है। अगर फिर इससे अगली अवस्था आती है, तो वो है कि आप इतना सीख जाते हैं, तो कहते हैं कि जितने भी प्राथमिक वस्तुएं हैं, और प्राथमिक वस्तुएं को जो बंटवारा है या वितरण है, उनका प्राथमिक वस्तुओं की इनके वितरण के बारे में आप नियम बनाएंगे। अब जो प्राथमिक वस्तुएं क्या होती हैं, वितरण के नियम बनाएंगे। अब सब प्राथमिक वस्तुएं क्या होती है, तो प्राथमिक वस्तुओं के अंदर आप सबसे पहले आप किसी भी सरकारी पद को ले लेंगे, फिर आप स्वतंत्रता को ले, आपकी जो आजादी है उसको प्राथमिक वस्तु कह सकते हैं, या फिर और कोई अवसर प्राप्त पद है वो, ठीक है, जिसको आप कहीं ना कहीं समाज से इंडिकेट करते हैं, और आपके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो ले लेते हैं। इन सभी को पद है, स्वतंत्रता है, अवसर है, राइट्स हैं, ये सभी प्राथमिक वस्तुओं के अकॉर्डिंग आएगी, और आप इनके वितरण से संबंधित कुछ नियम बनाएंगे। बोलेंगे कि भी एक सरकारी पद पर जाने के लिए एक व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, फिर उस पद पर किसको बिठाना चाहिए, कैसे बिठाना चाहिए, वो सभी नियम बनाएंगे। और उसके बाद में जो अगली अवस्था आएगी, वो ये अवस्था होगी सामाजिक अवस्था। जब आप इतना मोटा जमेला सीख जाते हैं कि इनका बंटवारा कैसे किया जाएगा, इनका इस तरीके से, उनका उस तरीके से,
तो फिर आप समाज में रह जाएंगे और एक समाज का निर्माण करेंगे और फिर बोलेंगे कि इस समाज के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं हम उनके अकॉर्डिंग न्याय बनाएंगे, न्याय के नियम बनाएंगे, ताकि सभी का समान रूप से उनका भला हो सके। तो सामाजिक जो ये बात है, जॉन रॉल्स इसी की बात करता है और इनको पढ़ने से पहले इनका ज्ञान होना आपको भी जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि नैतिकता के बंधन क्या है, विवेकशील क्या है, प्राथमिक वस्तुओं के वितरण क्या है, अज्ञानता का पर्दा क्या है। डायरेक्ट आपकी बुक में लिख रखे हैं सामाजिक समझौते के, आधुनिक सामाजिक समझौते की न्याय बनाएंगे और वो पहले जो परंपरागत दृष्टिकोण से चली आ रही विचारधाराओं के खंडन करता है और उनके जो विचार थे उन्हीं की बातों का यह खंडन करते हुए आगे बढ़ता है। ये सभी बातें यहाँ दब जाती है। तो ये सामाजिक समझौते के माध्यम से न्याय के नियम बनाने की बात करता है और लास्ट में एक और भी बात कहता है कि न्यूनतम आवश्यकताएं, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, मतलब ये आपकी बुक में हीनतम लिखा है, हीनतम आवश्यकता है, वहां न्यूनतम कर देना। तो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की बात भी जॉन रॉल्स कहता है कि एक समाज के अंदर एक वर्ग, अमीर वर्ग होता है और एक गरीब वर्ग होता है, गरीब वर्ग होते हैं। ये दो वर्ग बटे हुए समाज, और इन वर्गों के बंटवारे में ये कहता है कि इनको और इनको कुछ बुनियादी सुविधाएं समान रूप से सभी को प्राप्त हो, ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती है, जीवन यापन करना। जीवन यापन करने के लिए वो कहता है कि रोजी रोटी और कपड़ा, मकान और फिर सड़क है, बिजली है, ये सभी इसी में आ जाती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सरकार आपके लिए जो भी कार्य करेगी उस पर आप अमीर लोग हैं तो इस रोड पे जा सकते हैं अन्यथा नहीं, ऐसा थोड़ी ना। आप बिजली आपको भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जो अमीर वर्ग है उनको भी दी जाती है। ये हो सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो किसान वर्ग के होते हैं तो वो निम्न वर्ग में आ जाते हैं, तो उनको कुछ रियायतें दी जाती हैं, तो न्यूनतम आवश्यकताओं के तहत ही दी जाती है कि भाई आप बिजली का बिल कम भरेंगे और शहर वाले लोग हैं वो थोड़ा ज़्यादा भरेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, तो वो थोड़ा ज़्यादा भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बैलेंस बराबर कर देंगे। तो ये ऐसे नियम भी बना सकता है। अब बात आती है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के, ये जो मूल स्थिति की जो संकल्पना थी, जो लोक से प्रभावित होकर दी थी, उससे कुछ नैतिकता के दो न्याय के नियम निकले, वो अभी देखते हैं। अब जॉन रॉल्स की जो मूल स्थिति थी, अज्ञानता का पर्दा, यानी व्यक्ति अज्ञान भौतिकवादी छल कपट से दूर रहेंगे और नैतिकता के नियम बनाएंगे। उसके बाद अपन ने पढ़े नैतिकता के बंधन में बंधे रहकर व्यक्ति क्या करेगा, न्याय के नियम बनाएगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि विवेकशीलता के आधार पर न्याय के नियम बनाए जाएंगे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, उनका वितरण व्यक्ति समाज में किस आधार पर करेगा, उसके बाद में अपन ने पढ़ा सामाजिक समझौता, व्यक्ति समाज में 1, 2, 10 व्यक्ति इकट्ठा होकर एक ऐसा निर्णय लेंगे जो सभी के लिए हित की बात होगा और वो विचार सभी के लिए सर्वमान्य होंगे, यानी कि सभी को अच्छा लगेगा, सभी उस विचार को मानने लगेंगे, तभी वो नैतिकता के नियम बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन यातायात के नियमों की बात करते हैं। जो ये यातायात के नियम हैं ये कहीं ना कहीं आपको भी अच्छे लगते हैं, आपकी सुरक्षा की बात करते हैं। भले ही आप हेलमेट मत पहनो, वो आपकी लापरवाही कह सकते हैं, आपकी गलती कह सकते हैं, लेकिन जो ये नियम बनाया गया है सरकार के अकॉर्डिंग, तो इसको कहीं ना कहीं समाज की भलाई और समाज के लोगों द्वारा स्वीकृति मिली है, तभी जाकर इस नियम को बनाया गया है। तो अपन देखते हैं मूल स्थिति के बाद में अपन जॉन रॉल्स के जो न्याय हैं उसके दो न्याय बताता है नैतिकता के आधार पर।
तो वो दो न्याय कौन से हैं? अब वो दो न्याय तो पहला न्याय है और इधर अपन दूसरा न्याय रखेंगे। चलिए, दो न्याय। एक तो था समान स्वतंत्रता का नियम। समान स्वतंत्रता का नियम। दूसरा था सामाजिक आर्थिक न्याय के नियम। इस मूल स्थिति से हमें दो तरह के न्याय प्राप्त होते हैं, और वो दो तरह के न्याय, पहला है समान स्वतंत्रता का नियम, दूसरा है सामाजिक आर्थिक न्याय के नियम। अब समान स्वतंत्रता का नियम है, इसमें व्यक्ति क्या करेगा? इसमें जॉन रॉल्स कहता है कि व्यक्ति को समाज में खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। अर्थात ये यहाँ पर योग्यता की बात करता है। कहता है कि व्यक्ति समाज में योग्यता के आधार पर अपनी उन्नति कर लेगा। ये तो स्वतंत्रता है। अर्थात एक ऐसी स्वतंत्रता जो मुझे भी प्राप्त हो और आपको भी प्राप्त हो। उसमें न तो आपका कोई इंटरफेयर होगा, न मेरा कोई इंटरफेयर होगा। अर्थात ये एग्जाम्पल समझा देता हूं। एग्जाम्पल ये कि आप भी एक दौड़ हो रही है 1600 मीटर की, आर्मी की दौड़ मान लीजिए, ठीक है। इस दौड़ में आपको भी 6 मिनट मिल रहे हैं, 6 मिनट, मुझे भी 6 मिनट मिल रहे हैं। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे आगे रहेगा, ठीक है। मैं यहां से दौड़ना स्टार्ट होता हूं, यहां तक पहुंचता हूं, तब तक आप यहां से दौड़कर यहां आ जाते हैं। तो सीधी बात है, अधिकार तो मुझे भी वही था दौड़ने का और आपको भी वही था। आप ज्यादा योग्य थे इसलिए यहां तक पहुंच गए, मेरे में इतनी योग्यता थी नहीं इसलिए मैं यहां नहीं पहुंच पाया और यहां तक ही रह गया। इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं। लेकिन जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो सामाजिक न्याय को वापस दो भागों से पढ़ा जाएगा, या दो भागों में इसको डिवाइड किया गया। और एक भाग तो ये कि आरक्षण कह सकते हैं, या फिर तर्क संगत कह सकते हैं, या फिर उल्टा भेदभाव भी कह सकते हैं। उल्टा भेदभाव। अब एक और, इसको ए नाम दे दिया, इसको ब नाम दे दिया। अब इसमें क्या है? अवसर की समानता। अवसर की समानता, ये अवसर की समानता की बात करता है। और इस न्याय के अंदर जॉन रॉल्स कहता है कि व्यक्ति को आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी अर्थात उल्टा भेदभाव, थोड़ा बहुत भेदभाव किया जा सकता है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा था, सभी को समान अवसर प्राप्त था, लेकिन यहाँ पर भेदभाव की बात करता है। कहते हैं कि जो निम्न वर्ग के कुछ लोग होते हैं या तबके हैं, उनको उच्च वर्ग के तक शामिल, उच्च वर्ग के बराबर बनाने के लिए उनको हीन दृष्टि से न देखें, इसीलिए उनमें कुछ थोड़ा सा भेदभाव किया जा सकता है। जैसे महिलाओं को आरक्षण प्रदान है हमारे आर्टिकल नंबर 15, 16 और भी खूब सारे आर्टिकल है 42 वगैरह, जिसमें बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग और उनके साथ बच्चे वगैरह हैं, उनकी उचित देखभाल कैसे की जाए, तो उनमें थोड़ा बहुत भेदभाव किया जा सकता है। ये ऐसी बात भी करता है। उसके बाद जो अवसर की समानता की बात है, तो आर्टिकल नंबर, जो आर्टिकल अनुच्छेद कह सकते हैं, वो 6, 1, 2 ये दे रखे, और ये है अपना आर्टिकल नंबर 16(4) आरक्षण की बात करता है।
और इसके अंदर अवसर की समानता, व्यक्ति योग्य होगा उनको अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी योग्यताएं निर्धारित करें और काबिलियत के अनुसार आगे बढ़े। अब आके अपन ने जो ये न्याय दिए, देखिए इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है। होता क्या है, जैसे ये कहते पहले वाले के हिसाब से देखेंगे तो कहते एक व्यक्ति यहाँ है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक ही लाइन में दोनों खड़े हैं, एक को तो कोई भी आरक्षण नहीं है, सीधा दौड़ेगा, लेकिन एक को बोला कि तुम दौड़ोगे तो यहाँ तक ही, लेकिन आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपको बोला 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये थोड़ा इनको सम्मान इक्वल लाने के लिए इतना किया गया। शायद ये व्यक्ति हो सकता है कोई फीमेल है या फिर बच्चा है या फिर अपाहिज लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, वो है, तो इनको सम्मान सामान्य वर्ग के साथ लाने के लिए ऐसा किया जाता है। और इनको तो अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब जो जॉन रॉल्स हैं वो इन दोनों न्यायों के अंदर बात करता है कि सर्वप्रथम अपन किस न्याय को लागू करें और उसके बाद कौन से न्याय को लागू करें तो समाज के अंदर उचित व्यवस्था स्थापित हो सकती है। तो कहते हैं कि 1 नंबर पर जो ये व्यवस्था है सम्मान स्वतंत्रता वाली, ये पहले लाई जाए, उसके बाद में इसको लाया जाए और उसके बाद में इसको लाया जाए। यानी कि पहले सम्मान स्वतंत्रता को, फिर अवसर की समानता को, फिर उसके बाद आरक्षण या उल्टा भेदभाव है इसको अपनाया जाना चाहिए, तो समाज में इक्वलिटी बनी रहेगी। ऐसी बात जॉन रॉल्स कहता है। अब जॉन रॉल्स की जो न्याय की कुछ विशेषताएं हैं वो देखते हैं। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को पढ़ा, फिर मूल स्थिति की जो संकल्पना थी उनको पढ़ा, फिर जो 2 न्याय दिए, न्याय के जो 2 नियम बताए उनको पढ़ा। अब उनकी न्याय की कुछ विशेषताएं देखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि आखिर में जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत में क्या बताना चाहता। अब जॉन रॉल्स पहली बात तो ये करता है, न्याय की पहली विशेषता तो ये है कि प्रकृति और न्याय में अगर संघर्ष होता है तो अपने को न्याय ही अपनाना चाहिए। मतलब यहाँ प्रकृति है एक तरफ न्याय है। अगर इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है तो मैं ऑब्वियसली इस बात का समर्थन करूंगा, ऐसा जॉन रॉल्स कहता है। यहाँ आप देखेंगे प्रकृति क्या है सर, प्रकृति का मतलब यहाँ योग्यता से, और यहाँ न्याय से मतलब ये है आरक्षण। अब जॉन रॉल्स कहता है कि अगर इन दोनों में अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं ऑब्वियसली आरक्षण का ही समर्थन करूंगा, लंगड़े व्यक्ति का समर्थन करूंगा, योग्य व्यक्ति का समर्थन नहीं करूंगा। दूसरी विशेषता ये है कि अगर एक समाज है और उस समाज में न्याय की स्थापना के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा जो ये उचित मूल्य की दुकान है यानी कि हस्तांतरित शाखाएं स्थापित करनी चाहिए। और ये हस्तांतरित शाखाएं क्या करेगी, एक हस्तांतरित शाखाओं की स्थापना करनी चाहिए। अर्थात ये कहना चाहता है कि हमें समाज को ऊपर इक्वल उठाने के लिए हमें उचित मूल्य की दुकानें होती हैं, उसी प्रकार से शाखाएं स्थापित करनी चाहिए। ये उचित मूल्य की दुकान की बात करता है। आप मार्केट में जाते हैं, आपने हर वार्ड वाइज देखी है, एक उचित मूल्य की दुकानें होती हैं और उन पर गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं, आटा वगैरह जो भी बुनियादी वस्तुएं हैं वो वहां पर मिलती हैं और वो सस्ती दर पर मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि कुछ वर्ग समाज के अंदर, 2 वर्ग, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, तो एपीएल वर्ग होते हैं
और एक बीपीएल वर्ग होते हैं। एपीएल में तो एक बहुत हाई लेवल के होते हैं, उनको गेहूं वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन बीपीएल वालों को गेहूं है, अन्य राशन सामग्री वगैरह कम सस्ती दर पर मिलती है। ये कहता है ऐसी बात। अब तीसरी विशेषता ये, जॉन रॉल्स का जो न्याय का जो सिद्धांत था वो समाज के अंदर 100% यानी कि 100% लोगों के हित की बात करता है। इसीलिए ये मैंने बेंथम का न्याय बताया, कहता है कि बेंथम का विरोध करता है। तो बेंथम का विरोध इसीलिए तो करता है कि बेंथम का जो उपयोगितावादी सिद्धांत है वो 50% 51% लोगों के हित की बात करता है। इसीलिए ये बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना करता है, और बेंथम के जो न्याय सिद्धांत था दिया था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, उसकी ये कटाक्ष करता है, उसका विरोध करता है। ये थे जॉन रॉल्स। अब अगली जो जॉन रॉल्स की जो विशेषता है, तो जो जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत बताया गया है। अब सब शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कैसे? शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, ये जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत को कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर आरक्षण को भी शामिल किया गया है और योग्यता को भी शामिल किया गया है, इसीलिए इसको शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा गया है। अब ये आप कहेंगे सब शुद्ध प्रक्रियात्मक, ये 3 तरह के न्याय होते हैं। एक होता है पूर्ण प्रक्रियात्मक, एक होता है अपूर्ण प्रक्रियात्मक। जो पूर्ण प्रक्रियात्मक होता है वो ओनली योग्यता का समर्थन करता है, और जो एक अपूर्ण प्रक्रियात्मक होता है वो इसका समर्थन करता है। इसीलिए इसको शुद्ध प्रक्रियात्मक का मतलब ये दोनों को समर्थन करता है, और अगर इन दोनों में झगड़ा हो जाता है तो ज्यादा आरक्षण यानी कि न्याय को फॉलो करेगा। ये था अपना जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। अब इनकी कुछ आलोचना इस देखनी है तो अपन आलोचनाएं भी देख सकते हैं। आलोचना चलो नहीं देखेंगे क्योंकि आपके इतना है नहीं, 1-2 आलोचना देख सकते हैं। कह सकते हैं कि जो मूल स्थिति की संकल्पना है वो आलोचना के अंदर यहाँ लिख देते आलोचना। आलोचना के अंदर ये कहते हैं कि जो मूल स्थिति की जो संकल्पना दी गई है वो एक काल्पनिक संकल्पना है, ऐसा होता नहीं है, केवल कल्पना कर सकते हैं, ऐसे इसकी आलोचना करने वाले अन्य विचारक वो कहते हैं कि जो इसमें अज्ञानता का पर्दा है वो बात कही है, ये भी ऐसा कभी होता नहीं है, ये भी एक काल्पनिक है। ये इनकी आलोचना करने वाले लोग कहते हैं। और उसके बाद में ये आलोचना की थी अपने जो अमर्त्य सेन थे, उन्होंने इसकी आलोचना की थी। वो खुद एक समतावादी विचारक थे, और ये क्यों बताया? क्योंकि अमर्त्य सेन खुद भारत के थे और 1999 के अंदर उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इसीलिए जो ये दोनों आलोचनाएं कौन करते हैं? अमर्त्य सेन करते हैं। ऐसे तो और स्वतंत्रवादी भी इसकी आलोचना करते हैं, और ये एक और आलोचना करते हैं अमर्त्य सेन, तो वो कहते हैं कि जॉन रॉल्स हैं वो आरक्षण को सबसे बाद में लागू करते हैं, आरक्षण को सबसे बाद में लागू करते हैं, जबकि आरक्षण को सर्वप्रथम लागू किया जाना चाहिए, सबसे पहले लागू किया जाना चाहिए। ये पहले लागू करने की बात करते हैं अमर्त्य सेन। ये तो थे अमर्त्य सेन जिन्होंने इनकी आलोचना की थी। अब एक और बात है कि जो जॉन रॉल्स का जो न्याय था, इनका महत्व क्या है? इनका महत्व 2 स्थितियों में अपन पढ़ेंगे। तो अब जॉन रॉल्स ने जो न्याय दिया था, ये तो आपको भी पता है, अमेरिका में नरजाति संघर्ष हो रहा था, काला और गोरे के बीच में एक युद्ध लड़े जा रहे थे, उन्हें युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए और उस समाज में इन दोनों वर्गों को कैसे एक साथ रखा जाए, इसी के एवज में ये बात कही थी जॉन रॉल्स ने।
तो भारत के अंदर इसके महत्व की बात करते हैं तो जॉन रॉल्स ने हमेशा धर्म, जाति और प्रजाति के आधार पर जो नर जाति संघर्ष हो रहे थे उनकी समाप्ति करने के लिए जो न्याय के जो नियम जो नियमों को अपनाकर पहल की थी वो बात। तो अपन ने देखा था कि जो महत्व है वो क्या है। जॉन रॉल्स अमेरिका के अंदर जो नरजातीय संघर्ष चल रहा था, नरजातीय संघर्ष काले और गोरे के बीच में, उनको देखते हैं और ये न्याय के नियम देते हैं। तो अपन भारत में भी देखें तो ये जो धर्म, जाति और प्रजाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, अपन जम्मू कश्मीर को देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ये पत्थरबाजी चल रही है उसको समाप्त करने के लिए भारत भी जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत को ही अपना रहा है और भारत में अक्सर में यही न्याय के नियम को अपनाया गया है हमारे संविधान के अंदर ज्यादातर। और इसी को भारत ने अपनाते हुए पीपीपी मॉडल, यानी कि ये पीपीपी मॉडल का अर्थ क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसी में ये कहता है कि योग्यता और आरक्षण दोनों का समन्वय भी भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, योग्यता कह सकते हैं या फिर प्रगति और न्याय की भी जो समन्वय है वो भारत के जो संविधान है इनको देखते हैं या भारत के जो नियम बने गए उनमें ये देखने को मिलते हैं। तो आज अपन जॉन रॉल्स को इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं ताकि आपको पीडीएफ कैसे प्रोवाइड होगी वो भी प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।